सम्मान के योग इस परिवर्तन यात्रा में मेरे साथ चल रहे पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, हल्का स्तर के सभी नेतागण, जिला हिसार की पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, बहुत ही मान और सम्मान के योग बधावड़ गांव के मेरे आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, इस भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि परिवर्तन यात्रा जब आपके गांव में पहुंची, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, माताओं, बहनों ने जगह जगह यात्रा में मेरे साथ चले साथियों को दूध पिला करके फूल मालाओं के साथ, फूल पत्तियों के साथ जो उत्साहवर्धक आपने स्वागत किया, अभिनंदन किया, मेरे साथ चल रहे सारे यात्रियों का आपने हौसला बढ़ाया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज 9 साल हो गए इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए, और देश में 8.5 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। पहले 5 वर्ष भाजपा का राज था और अब 3.5 साल से बीजेपी और जेजेपी का राज है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 4 साल पहले लोकसभा का चुनाव जब हो रहा था, जिस भी प्रदेश में गए, जहां भी सभा को संबोधित किया, एक बड़ा वायदा किसान के साथ करते थे कि 2022 में अगर आपने मुझे फिर से सत्ता में लाने का काम किया तो 2022 के अंदर किसान की आमदनी को 2 गुना कर दूंगा। वायदा बहुत बड़ा था। हम लोग ये मानते थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, एमएसपी का कानून बनाएंगे और इस देश के किसान को मानोमान करने का काम करेंगे। हैरानी की बात है, 2022 बीत गया, किसान की आय को 2 गुना करने की बजाय 3 कृषि के कानून बना दिए थे और 3 ऐसे कानून बनाए थे कि अगर आज भी वो कानून इस देश में लागू हो जाते तो किसान अपनी जमीन से बेदखल हो जाता, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हमारी जमीनों के मालिक बन जाते, हम हमारी जमीन में मजदूर बन करके काम करने पर मजबूर हो जाते। बधाई देता हूं हरियाणा प्रदेश के किसानों को, जिन्होंने लगातार 13 महीने तक न केवल इस आंदोलन का हिस्सा बनने का काम किया, बल्कि हमारे बीच में अलग अलग प्रदेशों से जो किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे, आपने उन किसानों का दिल जीतने का काम किया था। पंजाब से आए हुए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आए हुए किसान जब दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे हरियाणा की सीमाओं में आकर के बैठे थे, केंद्र की सरकार उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रही थी। आंदोलन को कमजोर करने के लिए कहा जाता था ये तो खालिस्तानियों का आंदोलन है, कभी कहा जाता था ये अलगाववादियों का आंदोलन है, कभी ये कहा जाता था कि विदेशी ताकतें इस आंदोलन के पीछे है। आखिर में देश के प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया था ये तो आंदोलन जीवी लोग हैं। और आपको याद होगा 26 जनवरी के दिन जब देश का किसान
ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा लगा करके दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकालना था। दिल्ली के लोग जहां ट्रैक्टर यात्रा में जा रहे किसानों का स्वागत कर रहे थे, दूध पिला रहे थे, मिठाइयां खिला रहे थे, फूल मालाएं पहना रहे थे, वही केंद्र की सरकार उस दिन भी आंदोलन को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचने का काम कर रही थी। जब शाम के 5 बजे जब ट्रैक्टरों की वापसी हो रही थी, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे सब जगह खबर शुरू कर दी कि ट्रैक्टरों के ऊपर आए हुए खालिस्तान के लोगों ने तिरंगे का अपमान करने का काम किया। कहीं ना कहीं आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोग ये सोचने पे मजबूर हो रहे थे कि कहीं सही मायने में तिरंगे का अपमान तो नहीं हो गया। लेकिन साथियों, थोड़ी देर बाद सबको इस बात की जानकारी मिल गई कि केवल आंदोलन को कमजोर करने के लिए केंद्र की सरकार इस किस्म की घोषणा, इस किस्म का षड्यंत्र रच रही है। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं सरसा से ट्रैक्टर लेकर के चला, हजारों किसान जब मेरे साथ ट्रैक्टरों के काफिले के साथ दिल्ली के टीकरी के बॉर्डर पे पहुंचे और जब जाकर के मैंने उस किसान आंदोलन में बैठे किसान नेताओं को अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन दिया, जहां उन्होंने मेरा स्वागत किया, वहां मुझसे उन्होंने सवाल किया कि आपका समर्थन तो ठीक है, लेकिन आज अगर चौधरी देवलाल आपकी जगह पे होते तो आज ये आंदोलन और ज्यादा मजबूत हो जाता, आज केंद्र की सरकार को मजबूर कर देते। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी मंशा को समझता हूं, आप निश्चित रहे, मैं इसी तरह का कोई फैसला लूंगा जिससे आंदोलन को ताकत मिलेगी, बल मिलेगा, आंदोलन मजबूत होगा। मैंने उन्हीं नेताओं के साथ बैठ करके जब बातचीत कर रहा था, प्रेस के लोगों को बुला लिया और मैंने प्रेस के लोगों को बुला करके कहा कि 26 जनवरी तक अगर केंद्र की सरकार ने आंदोलन के 3 काले कानून वापिस ले लिए तो 27 तारीख को चंडीगढ़ जाऊंगा और जाकर के अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंपने का काम करूंगा। 26 को षड्यंत्र के तहत आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी। मैं जब 27 तारीख को इस्तीफा देने जाना था, मुझे अनेक नेताओं के फोन आए थे, कांग्रेस के लोग फोन कर रहे थे, भाजपा के लोग फोन कर रहे थे, जेजेपी के लोग भी मुझे फोन करके कह रहे थे आप इस्तीफा मत दो। मैंने उन सबसे कहा था कि मैं लोगों के बीच में बैठ करके वायदा करके आया। चौधरी देवलाल ने जब कभी भी कोई बात लोगों के बीच में कही, उन्होंने कभी नफा और नुकसान नहीं देखा था। उन्होंने हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए बड़े से बड़े पद छोड़ने का काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी हमेशा कमजोर वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया। आज मेरा फैसला जो है, मैं अपने फैसले पे कायम रहूंगा, अटल रहूंगा, मैं मेरा इस्तीफा देकर के आऊंगा। वो लोग मुझे इसलिए फोन कर रहे थे, उन्हें इस बात का डर था कि अवैध सिंह के इस्तीफे के बाद लोग कहीं आपको मजबूर ना कर दे इस्तीफा देने के लिए। मैं 27 तारीख को गया, जाकर के मैंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देकर के किसानों के बीच में आकर के बैठ गया। जब तक आंदोलन चला, लगातार अलग अलग बॉर्डर पे जाकर के जो मेरी जिम्मेवारी बनती थी, मैंने उस जिम्मेवारी को निभाया और आखिर साथियों नतीजा ये निकला कि विधानसभा का चुनाव आ गया, मेरा बाई इलेक्शन आ गया। प्रेस के लोग, कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग, जेजेपी के लोग अखबारों में खबर दे रहे थे कि अभय सिंह ने तो ये कहकर के इस्तीफा दिया था कि मैं विधानसभा में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक 3 काले कानून वापिस नहीं हो जाएंगे। मुझे जब प्रेस के साथी ने पूछा, मैंने कहा मेरा फैसला यही है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन इलाहाबाद क्षेत्र के 20-25 हजार लोगों ने इकट्ठे होकर के एक मीटिंग करी, सारे इलाके के किसान इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के मुझे उन्होंने निमंत्रण दिया कि हमारी पंचायत, आप इस पंचायत में आई। मैं उस पंचायत में पहुंचा।
मुझे उस पंचायत को संबोधित करने का समय मिला। मैंने उन सबका धन्यवाद किया और उनसे कहा कि आप में से किसी एक व्यक्ति को आप अपना लीडर चुन लो, मैं उसके लिए घर घर जाकर के वोट मांगूंगा और हम उसको जिता करके ले जाएंगे, किसान की ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन उन सबने पहले से मन बना रखा था, फैसला कर रखा था। वो कहने लगे कि आज आपकी पार्टी की टिकट का सवाल नहीं है, आज किसान की आंदोलन में कैसे जीत हो इसका सवाल है। आज अगर हम आपको दोबारा से चुन करके नहीं भेजेंगे तो फिर कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार ये मान लेगी कि आंदोलन में बैठे लोग जो है इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप सिर्फ फार्म भरे, बाकी काम हमारा है। मुझे मजबूर कर दिया गया, मैंने फार्म भर दिया। मेरे फार्म भरने के बाद जहां बीजेपी, जेजेपी और एक गोपाल कांडा की पार्टी थी, उन तीनों ने मिलकर के मेरे खिलाफ अभियान शुरू किया। भाई कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ मिली। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब वोट मांगने गए, आपको हैरानी होगी, उन्होंने अपने संबोधन में एक ही बात कही कि मैं वोट तो कांग्रेस से ये मांगने के लिए आया, लेकिन गोपाल कांडा मेरा मित्र है, आप उसका भी ध्यान रखना। इनडायरेक्ट वे में जाकर के उसके लिए वोट मांगा। आखिरी 3 दिन जब बचे तो अपने कैंडिडेट को विड्रा कर लिया और अपने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि कांडा की मदद करो, बीजेपी की मदद करो। हालात इस तरह उनके पैदा कर दिए थे कि हर आदमी को पैसों का लालच दिया, नौकरी का लालच दिया। 15-15 हजार रुपये एक वोट की कीमत लगा दी। जब मैं गांव में गया, लोगों ने मुझे बताया कि पैसे बांटे जा रहे हैं। मैंने लोगों को इकट्ठा करके एक ही बात कही, ये लुटेरे हैं, ये भी किसी की जेब में से निकाल के लाए हैं, लूट के लाए हैं। आज ये लुटेरे आपको पैसे के बलबूते पे खरीद करके आपका वोट लेना चाहते हैं। आप इन लुटेरों का लूटा हुआ धन लूट लो, जो पैसे आपको दे रहे आप ले लो, लेकिन वोट इंडियन नेशनल लोकल के चुनाव निशान पे लगा के मुझे जिताने का काम करना। लोगों ने मेरी बात को समझ लिया। जहां पहले से 10,000 ज्यादा वोट दे करके उन लीडरों को तो मुंह की खानी पड़ी, मुझे फिर से चुनाव में जिता करके विधानसभा में भेज दिया। मुझे जब विधानसभा के लिए चुन लिया गया तो साथियों, मुझे मेरा फैसला याद था। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि विधानसभा का सत्र आएगा, आप जाकर के किसान की आवाज उठाना। मैंने कहा मैं तो ये कह करके आया था कि मैं जब तक विधानसभा में नहीं जाऊंगा जब तक किसानों का फैसला नहीं हो जाएगा। आपकी उस जीत के आगे केंद्र की सरकार को मजबूर होकर के तीनों किसी के काले कानून वापिस लेने पड़े और कानून वापिस होने के बाद मैंने विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करके जाकर के किसान की आवाज विधानसभा में उठाने का काम किया। जब मैं विधानसभा में गया तो सारे मेरे मुंह की तरफ देख रहे थे। मैंने उनको कहा कि आज फिर मैं वही बात दोहराने आया हूं। आने वाला कल जो है, जिस तरह से आप लोगों ने किसान की अनदेखी करी, जिस तरह से किसान को 13 महीने तक आपने दिल्ली के बॉर्डर पे बिठा करके रखा, जब समय आएगा ये किसान आपको गांव में नहीं बढ़ने देगा, आपका बैंक निकाल देगा। वही ये किसान एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को और जेजेपी को सत्ता से पार करने का काम करेगा। जहां इनको सत्ता से बाहर करेगा, वही जिस कांग्रेस ने आपके साथ मिलकर के षड्यंत्र के तहत मुझे हरियाणा की कोशिश करी, उसको भी सबक सिखाएगा। मैं आपसे पूछने आया हूं कि आने वाले चुनाव में भाजपा जनता को सबक सिखाओगे या नहीं सिखाओगे? सिखाओगे तो दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि सिखाओगे। जहां उनको सबक सिखाओगे, वही कांग्रेस पार्टी को भी जिससे भाजपा की मदद करी, उसको भी सत्ता से दूर रखने का काम करना। साथियों, मैं बात कर रहा था किस तरह से किसान की अनदेखी इस प्रदेश में हो रही है।
आज इस प्रदेश में महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, कानून व्यवस्था खत्म कर दी, नशा बढ़ा दिया। उसके साथ साथ पढ़े लिखे नौजवान की अनदेखी होने लगी। वहीं आज चुने हुए जो सरपंच हैं, जहां उन सरपंचों को कहा यह गया था कि अगर आप हमारी सरकार आगे आने वाले समय में जब आप चुनकर के आओगे तो हम सरपंचों को ज्यादा अधिकार देंगे, ज्यादा पैसा देंगे, गांव का ज्यादा विकास कराएंगे। सरपंचों को अधिकार देने की बजाय उन पर अंकुश लगा दिया। सरपंच अपने अधिकार मांगने के लिए जब चंडीगढ़ गए तो साथियों उनकी बात सुनने की बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, मुकदमे बढ़ाए गए। मैं जब गांव में आया तो मुझे सरपंच साहब मिल गए। सरपंच साहब ने फूलों की माला डाल करके स्वागत किया। मैंने कहा सरपंच साहब कितनी ग्रांट मिलेगी? कहने लगी ग्रांट तो नहीं, अभी तो लठ मिले, ग्रांट तो देखो कब मिलेगी। किस तरह से सरपंचों को सरकार ने अपमानित करने का काम किया है। आज इसीलिए हर वर्ग जो है परिवर्तन करना चाहता है, सरकार को बदलना चाहता है। ये गांव तो सदैव चौधरी देवीलाल का समर्थक गांव रहा है। चौधरी देवीलाल ने जिस किसी को भी टिकट दे करके भेजे, इस गांव में 100% अपना वोट डाल करके उसको जिताने का काम किया। जहां सरपंचों का अपमान कर रही है, भाई आज किसान है, मजदूर है, दुकानदार है, चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे व्यापारी, आज सारे लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। ये माताएं बहनें जो बैठी हैं, ये भी आज सरकार से दुखी है, ये भी सरकार को बदलना चाहती है। इसीलिए चौटाला साहब ने परिवर्तन यात्रा शुरू करी है। आज मैं आपके बीच में 2000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके पहुंचा हूं। लगातार 20 किलोमीटर पैदल चलता हूं। रास्ते में जितने गांव आते हैं, शहर आता है, कस्बा आता है, लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं, पूछता हूं कि किस किस्म के हालात हैं। इस सरकार के 3.5 साल में कौन सा ऐसा काम हुआ जिससे लोगों को लाभ मिला? हर जगह लोग तराई कर रहे हैं, परेशान है। बलावड़ तो बड़ा गांव है। आपके गांव में कोई ऐसा काम 3.5 वर्ष में हुआ जिससे गांव के किसी आदमी को फायदा मिला? कोई एक काम भी नहीं हुआ। एक काम किया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि जब आप हमारी सरकार बना दोगे हम हर घर से एक आदमी को काम लगा देंगे। बीजेपी ने अपना वायदा पूरा कर दिया। आज हर घर से एक व्यक्ति सुबह निकलता है, शाम तक जाकर कागज इकट्ठे करने में लगा रहता है। कागज इकट्ठे करता है कि नहीं करता है? सारा दिन घर का एक मेंबर। और शाम को जब आता है, घर के मेंबर पूछते हैं कि सारे कागज पूरे हो गए, तो कहता है नहीं, आज भी कमी रहेगी। पिछले 3.5 साल से लगातार कागज पूरे करने में लगे हुए हो। जहां कागज पूरे करवाने का काम इस भाजपा ने आपको सौंप दिया, वही चौधरी देवीलाल ने जो 100 रुपये पेंशन बुजुर्ग को मान सम्मान की दी थी, उस पेंशन को इस भारतीय जनता पार्टी जनता की सरकार ने काटना शुरू कर दिया। तो 100 रुपये वाली पेंशन बढ़नी चाहिए थी। बीजेपी जनता वाले कहते थे 5100 करेंगे। 5100 तो दूर की बात है, आज बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है। जनता वाले चुपचाप बैठे, बोल नहीं रहे। जब पेंशन काटी जा रही है, वही गरीबों के पीड़े कार्ड काट दिए। 1100 रुपये आपसे इस बात के भी ले लिए कि जिसका किसी का बैंक में खाता है, वो आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कराओ। और लिंक कराने के लिए जब जाते हो तो 1100 रुपये ले लिए जाते हैं। चौटाला साहब ने कहा कि अगर आने वाले समय में फिर से इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार बनाओगे तो सरकार बनने के बाद सबसे पहले जिन बुजुर्गों की पेंशन इन्होंने काटी है, हम उन बुजुर्गों की पेंशन ब्याज के समेत उनको लौटाने का काम करेंगे। जहां बुजुर्गों को पेंशन ब्याज के समेत देंगे, वही नई पेंशन बढ़ाएंगे। 100 रुपये वाली पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, 7500 रुपया महीना करके देने का काम करेंगे। एक घर में अगर 2 बुजुर्ग पेंशन के लायक होंगे तो 15,000 रुपया महीने का उस परिवार में सरकार की तरफ से पेंशन के रूप में आएगा।
भाई चौटाला साहब 2000 में जब मुख्यमंत्री थे, हरियाणा का कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी ना मिली हो। बराबर गांव के बच्चों को भी नौकरी मिली थी कि नहीं मिली थी? यहां पे भी नौकरी मिली थी। उस वक्त कम लोगों को नौकरी दे पाए, लेकिन निश्चित रहो, आपको नौकरी दी, रोजगार दिया, उसके एवज में कांग्रेस पार्टी ने चौटाला साहब के खिलाफ षड्यंत्र के तहत 10 साल की कैद करा दी। आपके लिए 10 साल की कैद काट ली। अब की बार सरकार बनाओगे, हर घर से पढ़े लिखे नौजवान बेटे बेटी को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। हम उनको नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, वहीं कोई बेरोजगार रह जाएगा, हम उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। आपकी 3 पीढ़ी का जुगाड़ करके देंगे। हमें चाहे 100 वर्ष की कैद काटनी पड़े, हमें उस बात की चिंता नहीं, लेकिन आपका तो 3 पीढ़ी का जुगाड़ करें। आज तो हमारी ये माताएं बहनें जो है, ये भी सरकार को बदलना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी ने इनसे वायदा किया था, कहा था कि मेरी सरकार बनने के बाद हर घर में गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर मुफ्त में दे दूंगा। इन्होंने ये मान लिया था कि हमारे घर में तो गैस का सिलेंडर भी मुफ्त में आ गया, चूल्हा भी आ जाएगा। इन्होंने बहुत मोर मारी थी फूल के ऊपर। लेकिन आज जो गैस का सिलेंडर 275 का होता था, कांग्रेस वालों ने 400 रुपए का किया था। भारतीय जनता पार्टी ने उसी गैस के सिलेंडर की कीमत 1200 रुपए कर दी। आज सिलेंडर मुफ्त में मिलता है, पैसे लगते हैं। मैं आपसे पूछूं, बिना पैसे का मिला है, पैसे लगे हैं? अब बताती है, कहती है 1200 लगे। आप बदलाव में बड़ी भूमिका निभा सकती हो। आप परिवर्तन लाओ, सत्ता का परिवर्तन करो, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का काम करो। जैसे चौटाला साहब के नेतृत्व की सरकार बनेगी, हम हर घर के अंदर एक गैस का सिलेंडर हर महीने की पहली तारीख को सरकार की तरफ से मुफ्त देने का काम करेंगे। आपको गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे, वही 1100 रुपया हर गृहिणी के खाते में लूण और मिर्च का भी देंगे, ताकि आपको किसी से पैसा न मांगना पड़े। इस परिवर्तन के लिए कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, संघर्ष करने की जरूरत नहीं। ये परिवर्तन आप घर बैठे बैठे ला सकते हो। इस परिवर्तन के लिए केवल एक काम कर देना, जब सुबह सवेरे एक दूसरे से मिलते हो, राम राम करते हो, अपने से बड़ों को मान सम्मान देते हो, उस मान सम्मान के साथ कहना शुरू कर देना, राम राम के बाद कहो परिवर्तन करो। क्या कहोगे? संख्या ज्यादा है, आवाज में दम कम है। जोर से बोल के बताओ कि राम राम के बाद कहोगे परिवर्तन करो। इतनी जोश के साथ करोगे तो ही परिवर्तन आएगा। जेजेपी तो खत्म होगी, अब तो भाजपा का, कांग्रेस का कोई इक्का दुक्का बचा है। वो जब आपको मिल जाए, उसको 3 बार को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। दिन में 20-30 बार मिले, जितनी बार मिले 3-3 बार कहो। जब वो अपने घर जाएगा तो घरवाली को जाकर के ये नहीं कहेगा रोटी बनाओ, चाय बनाओ, फिर वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जब परिवर्तन आ जाएगा तो आज तो सरपंचों पे बंदिश है। आज तो सरपंचों को बेईमान और चोर कह करके अपमानित किया जाता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लाखों लाखों रुपए गांव के विकास के लिए दिए थे। आप सरकार बनाओ, सरपंच साहब अच्छी भूमिका निभाओ सरकार बनाने में। जैसे ही आप परिवर्तन ले आओगे, हम करोड़ों करोड़ों रुपया सरपंचों के खातों में देंगे, सारी पाबंदियां हटा देंगे, गांव का चहुमुखी विकास कराएंगे, गांव के ऐसे स्कूल बनाएंगे कि शहर के बच्चे गांव के स्कूलों में पढ़ने आएंगे। गांव के अंदर स्वास्थ्य की ऐसी सेवाएं देंगे कि कोई परमात्मा ना करे गांव का बुजुर्ग बीमार हो जाए। अगर बीमार हो जाएगा तो शहर से डॉक्टर आएगा, गांव में बुजुर्ग का इलाज करेगा और मुफ्त में इलाज करके ठीक करके जाएगा। वही चौधरी देवीलाल की जो नारा को, उस नारे को साकार करेंगे। चौधरी देवीलाल कहा करते थे, बिजली पानी का प्रबंध हो, भ्रष्टाचार बंद हो। जहां पानी नहरों में आपको पूरा देंगे, वही बिजली 24 घंटे देने का काम करेंगे।
आज की मौजूदा सरकार बिजली देने की बजाय मीटर बाहर लगाती है, और मीटर भी ऐसे बाहर लगाती है जिन मीटरों में बिल ज्यादा आता है। जहां पहले 500-700 का बिल आया करता था, आजकल 5-5 हजार रुपये लगते हैं कि नहीं लगते? 5-5 हजार। आप सरकार बना दे, मीटर पाड़ के जोड़ में फेंक दूंगा, 500 मीटर फिर जाके तुम्हारे घर में लगा दूंगा। यही बात आपसे करने आया था। आप लोगों ने स्वागत किया, आप लोगों ने बात सुनी, आपका